हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। और आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम है सभी प्यारे साथियों का, सभी प्यारे बच्चों का ठीक हो रहा होगा। हम जो ये अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी इस क्लास में हम 16 मार्च की थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उनको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। और जिन भी छात्रों ने हमें टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हमें ये कंटेंट भेजा है, ये क्वेश्चन भेजे हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने फ्यूजन एल्बम्स के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, फ्यूजन एल्बम्स के बारे में किसे जाना जाता है? उस्ताद जाकिर हुसैन को। तबला वादक पूछा, हमसे ध्यान देना है। ठीक है, किस घराने से इनका संबंध है? इनका संबंध पंजाब घराने से इनका संबंध है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले, इनके पिता अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है? अल्लाह रखा खां का संबंध भी तबला वादक से ही है, तबला वादक से ही है। और अभी 2024 में इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया, एक ही रात के भीतर तीन ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय जो कि एक ही रात में 3 ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीते। टोटल इनके ग्रैमी अवार्ड अब कितने हो गए? टोटल 5 ग्रैमी अवार्ड इनके हो गए हैं। और सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अगर आपसे पूछ ले कौन है, पंडित रविशंकर ही आपका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है। और अगर आपसे पूछ ले पहला ग्रैमी अवार्ड किसके द्वारा जीता गया था, तो पहला ग्रैमी अवार्ड 1968 में बेस्ट मीट्स ईट्स के लिए पंडित रविशंकर को दिया गया था। क्लियर है, पंडित रविशंकर को दिया गया था। ठीक है, पहला ग्रैमी अगर अवार्ड आपसे पूछ ले तो किसको दिया गया था? पंडित रविशंकर को दिया गया था। क्लियर है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई वादक हैं। शहनाई वादक है। दूसरा आप याद रखना, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लाल किले से शहनाई किसने बजाई थी? तो लाल किले पर शहनाई बजाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो भी कौन थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही इसका राइट आंसर होगा। और इनकी एक छात्रा रही हैं वासुदेवी कंवर, के बारे में याद रखना। अगर आपसे पूछ ले भारत की एकमात्र महिला जो कि शहनाई बजाती हैं, तो आपका राइट आंसर वाग्देवी कंवर होने वाला है। ये भी आप याद रखना। भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है? वाग्देवी कंवर या वासुदेवी कंवर इसका राइट आंसर होने वाला। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की मैं बात करूं आपसे, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया याद रखना, सैनिया मेहर घराने से इनका संबंध है। सैनिया मेहर घराने से संबंध रखते हैं। और यदि आपसे पूछ ले कौन सा वाद्य यंत्र, तो ये बांसुरी बजाते हैं। क्लियर है, बांसुरी बजाते हैं। आगे पंडित रविशंकर की मैं बात करूं तो पंडित रविशंकर पहला ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पंडित रविशंकर ही हैं। कब दिया गया था? 1968 में इनको दिया गया था। ये भी आप याद रखना। और अगर यदि इनका घराना आपसे पूछ ले, मेहर घराने से इनका संबंध किस घराने से है? तो मेहर घराने से पंडित रविशंकर का संबंध है। आगे चलते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में कण सबसे अधिक अनियंत्रित और तीव्र गति से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। देखिए, अनियंत्रित का मतलब है पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं इसमें। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तीव्र गति से होते हैं, तो इसका राइट आंसर गैस में होगा, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, जैसे सिलेंडर में गैस भरी होती है और उस गैस को यदि निकाला जाए तो वातावरण में बहुत जल्दी ये फैल जाएगी। इस कारण गैस में
गैस के जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं, और इस घटना को जितनी जल्दी उसमें फैल जाते हैं इसको ही विसरण कहा जाता है। विसरण इसको ही कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आप याद रखना, इसी विसरण की वजह से जो गैस के अणु फैल जाते हैं वातावरण में, जितनी जल्दी फैल जाते हैं उसको ही विसरण कहा जाता है। और ये विसरण सबसे कम किस में पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है, क्योंकि इसके अणु पास पास होते हैं और वो नहीं फैल पाते। क्लियर है? और द्रव मध्यम अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसके अणु फैलते हैं लेकिन इतने नहीं फैलते जितने कि गैस के अणु फैलते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में मम्मी जब खाना बनाती हैं, मम्मी खाना बनाती हैं और तड़का लगाती हैं सब्जी में, तो उसकी खुशबू बाहर तक जाती है। खुशबू कहां तक जाती है? बाहर तक जाती है। ये किसका उदाहरण है? विसरण का ही उदाहरण है। या मैं आपसे बात करूं, हम घरों में अगरबत्ती जलाते हैं या धूप बत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर को महकाती है, तो वो भी किसका उदाहरण है? विसरण का ही उदाहरण होती है। क्लियर है? अगरबत्ती या धूप बत्ती किसका उदाहरण होती है? विसरण का ही उदाहरण होती है। और किसमें सर्वाधिक? गैस में सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, जो घरों में खाना बनाने वाली एलपीजी गैस होती है, एलपीजी गैस इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके अंतर्गत ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। इसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन गैसें पाई जाती हैं। और एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले, जो ये गैस होती है एलपीजी, ये एक गंधहीन गैस होती है, लेकिन जब गैस लीकेज होती है तो उस समय पर जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो वो इसलिए आती है क्योंकि इसमें एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, याद रखना। दूसरा आप सीएनजी के बारे में याद रखना। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका मुख्य घटक यदि आपसे सीएनजी का पूछ ले तो सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है वो मेथेन गैस होती है, क्योंकि मेथेन गैस ही इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और ये एक इको फ्रेंडली होती है। और इसका इस्तेमाल किसमें? अभी जो गाड़ियों में किया जाता है, जो सीएनजी सिलेंडर हैं, सीएनजी वाली जो गाड़ियां आ गई हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन आप और याद रखना, जो आपने भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पढ़ा है, वो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और कहां पर ये हुई थी? मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछ ले वहां पर किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, तो यहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। और कंपनी यदि आपसे पूछ ले कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी ये थी। उसके बाद जो बची हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड है, जितनी ये गैस बच गई थी उसको ऑपरेशन फैद चलाकर समाप्त किया गया था। ये भी आप याद रखना। आगे चलते हैं। रक्षा, बैंकिंग, रेलवे और नागरिकता जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो रक्षा की बात करें, रक्षा कौन करते हैं? देश की सैनिक रक्षा करते हैं। आप जो रेलवे में फॉर्म भरते हैं, जो आपके नेवी में फॉर्म भरते हैं, और आपका जो नेवी होती है उसके साथ जो एयरफोर्स होती है, जो आर्मी होती है, उसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं वो कौन सी नौकरी है? क्योंकि बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे, वो नौकरी होती है केंद्र सरकार की, तो इसलिए केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आप याद रखना। जैसे देखिए 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ा। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां आती हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती
सूची, इस तरह से आप याद रखना, ठीक है। संघ सूची को हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है, भारत शासन अधिनियम, और इसको भी हमने यहीं से लिया। लेकिन अगर इसके कठोर की बात की जाए, तो कठोरता की बात की जाए, तो इसको हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया गया है। और अगर संवर्ती सूची की बात करें तो इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संवर्ती सूचियों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ सूची में अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में 100 विषय हैं, वर्तमान में 100 विषय हैं। लेकिन मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, ठीक है। मूल संविधान में कितने विषय थे, 97 विषय थे। राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, वर्तमान में 61 विषय हैं। लेकिन अगर मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में 66 विषय थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय निकालकर उनको संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, ठीक है। मूल संविधान में फिर संवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47 विषय थे। और जो हमने 42वां संविधान संशोधन करके राज्य सूची से 5 विषय निकाले थे, उनको हमने किस में शामिल किया, तो उनको शामिल किया था हमने संवर्ती सूची में। और कितने हो गए वर्तमान में, वर्तमान में 52 विषय इसके अंतर्गत हैं। क्लियर है। अब देखिए, रक्षा, बैंकिंग, रेलवे और नागरिकता जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में याद रखना। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, मान लीजिए संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं वर्तमान में, राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय हैं, संवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। यदि कोई कानून इन सारे विषयों से बाहर जाकर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। और किसके पास होती हैं, संसद के पास होती हैं, संसद के पास होती हैं। और आर्टिकल 248 के तहत, आर्टिकल 248 के तहत इन पर संसद कानून बनाती है। क्लियर है, संसद कानून इन पर बनाती है। दूसरा, आपको अवशिष्ट शक्तियां हमने किस देश के संविधान से ली हैं, हमने कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। ब्लू स्काईज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया था। जल संरक्षण, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, इसका राइट आंसर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा। बात करें हम वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है, वायु प्रदूषण का संकेतक लाइकेन पौधे को माना जाता है, लाइकेन को माना जाता है। और ये लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है। संकेतक इसको क्यों कहा जाता है लाइकेन को, क्योंकि अगर वायु प्रदूषण ज्यादा जहां पर होगा वहां पर लाइकेन का पौधा नहीं उगेगा, और जहां पर नहीं होगा वायु प्रदूषण, बिल्कुल भी ठीक होगा सब कुछ स्थितियां, वहां पर ये लाइकेन का पौधा उगता है। क्लियर है। दूसरा आप याद रखना, इसी लाइकेन का बना होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में आपने पढ़ा होगा। लिटमस पेपर का क्या काम होता है, तो लिटमस पेपर अम्ल को नीले से लाल कर देता है। यदि इस लिटमस पेपर पर कोई भी अम्ल डाला जाता है तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर कर देता है, और जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एक अम्ल है। ठीक है। दूसरा आप याद रखना, क्षार को कैसा कर देता है, तो नीले लाल लिटमस को, लाल लिटमस से नीला कर देता है क्षार को। क्लियर है, क्षार को नीला कर देता है। बात करें ब्लू स्काई स्पेल, तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। और अगर आपसे पूछ ले हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम कौन सी गैस लेते हैं, तो इसमें बहुत सारे मेरे प्यारे साथी जरूर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उनका मेरा जो मानना राइट आंसर होगा कि सांस लेने में हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। जी बिल्कुल नहीं। सांस जब हम लेते हैं तो सांस में हम विभिन्न गैसों का मिश्रण
लेते हैं। ठीक है, विभिन्न गैसों का मिश्रण लेते हैं। और जो हमारे फेफड़े हैं उनको आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के निकलती है, और बाकी जो बची गैसें हैं, बाकी जो गैसें बची जो हमने मिश्रण में ली थी, ठीक है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, बाकी गैस बाहर कर दी जाती हैं। और यदि पूछ ले वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। क्लियर है आपको? कोई भी डाउट, यदि कोई भी डाउट हमारी क्लास को लेकर हो, या आपको कोई भी सवाल हमें भेजने हो जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। एमएलए की बात कर रहा है तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्य विधानसभा में एमएलए उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो लोकसभा के एमपी होते हैं, लोकसभा के एमपी होते हैं, उनकी भी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष ही आयु होनी चाहिए। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जो विधान परिषद होती हैं, राज्य की विधान परिषद होती हैं और राज्यसभा, विधान परिषद और राज्यसभा, इनमें न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम एज इसमें 30 वर्ष, और राज्यसभा में भी कितनी? 30 वर्ष ही होनी चाहिए। दूसरा याद रखना है आपको, भारत में जो सारे राज्यों में क्या विधान परिषद है? जी नहीं, भारत में केवल और केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। और 6 राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं? जिसमें कर्नाटक आता है, कर्नाटक आता है, उत्तर प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार इसमें आता है, और तेलंगाना। ठीक है जी, तेलंगाना इसके अंतर्गत आता है। 1 2 3 4 5 6, इन 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। और यदि मैं आपसे बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 30 वर्ष है, बिल्कुल क्लियर है। आप याद रखना राज्यसभा का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 80 में है। और बात करें हम लोकसभा की, तो लोकसभा आर्टिकल 81 में इसका प्रावधान किया गया है। और हमसे क्या पूछा था? विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा के बारे में पूछा था। तो जो विधानसभा होती है उसकी संरचना का प्रावधान किस आर्टिकल में है? विधानसभा की संरचना का प्रावधान आर्टिकल 170 में किया गया है। यह आपको याद रखना है। दूसरा, यदि आपसे पूछ ले वोट डालने की उम्र कितनी होती है? वोट डालने की जो उम्र है वो 18 वर्ष होती है। पहले क्या था? पहले वोट डालने की एज 21 वर्ष थी, लेकिन 21 वर्ष से घटाकर अभी 18 वर्ष वोट डालने की एज कर दी गई। पूछ ले किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा वोट डालने की एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यदि आपसे कोई पूछ ले आर्टिकल 326 से हमको एडल्ट फ्रेंचाइजी प्राप्त होती है, एडल्ट फ्रेंचाइजी हमको प्राप्त होती है, ये भी आप याद रखना। क्लियर है? उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? जे थॉमसन ने? नहीं, इसका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान होता क्या है? एटॉमिक मास क्या होता है? तो जो हमारा नाभिक होता है, नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होते हैं, इनके सम को क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास कहा जाता है। क्लियर है? और जो ये प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक
कहा जाता है। ये आप याद रखना। दूसरा, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं और उनका परमाणु भार समान होता है, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है समभारिक। समभारिक समभारिक क्या होते हैं? जिनका भार समान होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग, और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उसको क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। जैसे इसमें देखिए, पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। उसी तरह से कैल्शियम का परमाणु भार भी कितना होता है? तो 40 ही कैल्शियम का परमाणु भार भी होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? समभारिक हो जाएंगे। अब देखिए, जिस तरह से परमाणु भार समान है उसे समभारिक कहा जा रहा है, उसी तरह से जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार अलग होता है, उनको क्या कहा जाता है? उनको समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक जिनका समान होता है उनको ही समस्थानिक कहा जाता है, और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे 1H1 होता है ना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 इसमें, ठीक। दूसरा 1H2, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, H2 परमाणु द्रव्यमान 2। उसी तरह से 1H3, 1H3, ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान 3। इसको प्रोटियम कहा जाता है, प्रोटियम कहा जाता है। इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, ड्यूटेरियम कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं आपसे 1H3 की, तो इसको ट्राइटियम, ट्राइटियम कहा जाता है। आई होप आपको समस्थानिक और समभारिक के बीच अंतर स्पष्ट हुआ होगा। देखिए, अब नील्स बोर ने क्या बताया था? नील्स बोर ने परमाणु की कक्षाओं के बारे में बताया था, परमाणु की कक्षा के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था जो परमाणु, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, उसे नील्स बोर की थ्योरी कहा गया। इन्होंने उनका नाम दिया था KLMN, इस तरह से नाम दिया था। इन्होंने बताया कि एक परमाणु के अंदर हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो उसको हम 2n² से निकालते हैं, 2n² से निकालते हैं। मान लीजिए अगर n बराबर 1 है तो 2 × 1, इसकी यानी जो इसकी ऑर्बिट होगी, लास्ट ऑर्बिट जो भी होगी, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? 2 रख के देखो तो 8 होंगे, और 3 रख के देखो तो 9 दूनी 18, 18 होंगे। इस तरह से बढ़ता जाता है। क्लियर है? आपको कोई भी डाउट? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई थी, और थॉमसन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, 1857 में किसकी खोज की गई? इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। और इसको नामकरण की बात करें, जे स्टोनी ने इसका नामकरण किया था। और बात करूं मैं रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। क्लियर है? रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। और इस प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और इसका नामकरण किसने किया था? नामकरण गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। सरोजिनी नायडू की प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड की प्रस्तावना किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा आर्थर सीमंस के द्वारा। क्लियर है? देखिए, इनके द्वारा और कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई हैं? तो दी ब्रोकन विंग्स लिखी गई है। दी ब्रोकन विंग्स किसने लिखी है?
सरोजिनी नायडू के द्वारा द बर्ड ऑफ टाइम, बर्ड ऑफ टाइम। देखिए आप ध्यान देना यहाँ पर, जैसे द ब्रोकन विंग्स है, ऐसी एक दो पुस्तक और हैं, आप उनमें कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए उसको यहीं पर बताते हैं। जैसे विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई है? विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो लिखी गई है वो एपीजे कलाम के द्वारा लिखी गई थी, एपीजे कलाम के द्वारा लिखी गई थी, ये आप याद रखना। दूसरा आपको अगर पूछ ले आपसे, अगर आपसे पूछ ले विंग्स ऑफ फायर तो किसकी हो गई? एपीजे अब्दुल कलाम की होगी। और एक पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसके द्वारा? तो जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, सॉरी, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। क्लियर है? सरोजिनी नायडू की अगर मैं आपसे बात करूं तो सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। यूपी की बनी थी 1947 से 1949, फर्स्ट गवर्नर, स्वतंत्र भारत की फर्स्ट गवर्नर और फर्स्ट महिला भी हैं। क्लियर है? दूसरा आप याद रखना, जो गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, कब हुआ था ये? 5 मार्च 1931 के बीच, 5 मार्च 1931 के बीच हुआ। गांधी जी की टोटल कितनी मांगे थी? गांधी जी की 11 मांगे इसमें टोटल थी। और आपको याद क्या रखना है, तो इसी आंदोलन में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे ये स्वीकार किया गया था, और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि गांधी जी के साथ कौन गया था? गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू आधिकारिक रूप से गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। ठीक है, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गई थी, ये भी आपको याद रखना है। सरोजिनी नायडू को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को ही जाना जाता है। और किसने कहा था इनको ये उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। और अगर आपसे पूछ ले हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत की उपाधि भी किसको दी गई थी? सरोजिनी नायडू को दी गई थी। और किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दी गई थी, मोहम्मद जिन्ना के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा गया। क्लियर है? कोई भी डाउट आपको? चलिए आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? तो ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। और ये समुद्रगुप्त के मंत्रिमंडल में, समुद्रगुप्त के दरबार में एक मंत्री भी थे, संधि विग्रहिक पद इनके पास था, जिसे युद्ध व शांति का मंत्री कहा जाता है। युद्ध प्लस शांति के मंत्री ये थे। क्लियर है? दूसरा आपको याद रखना, जो प्रयाग प्रशस्ति है चंपू शैली का इसमें इस्तेमाल किया गया। भाषा आपसे पूछ ले कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा का और दूसरी भाषाओं का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चंपू शैली का इस्तेमाल भी इसमें हुआ है। दूसरा आपको क्या याद रखना है?
जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को जो लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र की जो जानकारी है, समुद्रगुप्त का लिच्छवी दोहित्र नाम कहां से प्राप्त हुआ है? तो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से ही प्राप्त हुआ है। दूसरा आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को और आर्यवर्त यानी कि जो उत्तरी भारत था, नॉर्थ भारत था, वहां के 9 राजाओं को जीता था, 9 राजाओं को जीता था। ये भी आपको याद रखना। और इसकी इन्हीं महान उपलब्धियों के कारण समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और किसने कहा था? विंसेंट आयर वीए स्मिथ के द्वारा इनको ये नाम या उपाधि इनको ये दी गई थी। क्लियर है? और ये एक संगीत प्रेमी थे, क्योंकि इनको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। क्लियर है? और इनके पुत्र पूछ लिए जाए आपसे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय इनके पुत्र का नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने शकों को पराजित किया था, शकों को पराजित किया था, इसलिए इन्हें शकारी की उपाधि भी इन्होंने ली थी। ठीक है? और इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, अपनी बेटी का विवाह किस वंश के साथ किया था? वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ इन्होंने विवाह किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस गुप्त शासक ने वाकाटक वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो उसका राइट आंसर चंद्रगुप्त सेकंड ही होने वाला है। ठीक है? आगे देखिए आप, जो कालिदास हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहा करते थे। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। ठीक है? इनके द्वारा अगर आपसे पूछ ले, रघुवंशम इनकी कृति है, रघुवंशम मालविकाग्नि मित्रम, विकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम, यानी इनकी कई कृतियां हैं, लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा नहीं इनके बारे में पढ़ने वाले। रवि कीर्ति की बात करें तो रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल शिलालेख की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर ये रवि कीर्ति पुलिकेशन द्वितीय, एक चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, और इनके द्वारा ऐहोल शिलालेख की स्थापना की गई थी। और इसी ऐहोल शिलालेख में ही नर्मदा के युद्ध के बारे में बताया गया है, जो किस किस के बीच लड़ा गया था। ये पुलिकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। क्लियर है? हर्षवर्धन के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। और इसमें किसको हराया? पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ये भी आप याद रखना। दूसरा मैं बात करूं बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट किसके दरबार में रहा करते थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे, हर्षवर्धन के दरबार में, जो कि एक पुष्यभूति वंश के शासक थे। पुष्यभूति वंश के ये शासक थे, ये आपको याद रखना। इनके द्वारा हर्षचरित लिखी गई है, हर्षचरित। और कादंबरी किनके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित और कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा ही लिखी गई है। दूसरा आपको मैंने बताया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फायायान। और दूसरा चीनी यात्री अगर आपसे पूछ ले, हर्षवर्धन के समय पर आया था, कौन आया था? हैंसोंग आया था। ये भी आप याद रखना। ठीक है? कौन आया था? हैंसोंग आया था, हैंसोंग
आया। क्लियर है। आगे चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किन देवताओं से की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा कुबेर, वरुण, इंद्र और यम से समुद्रगुप्त की तुलना की गई है। एक ही शिफ्ट में गुप्त वंश से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर के नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे। ठीक है। इनका वास्तविक नाम अगर आपसे पूछ ले, रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। और ये गोरिल्ला युद्ध नीति में फेमस थे। गोरिल्ला युद्ध नीति। क्लियर है। नाना साहब ने कहां से नेतृत्व किया था? नाना साहब ने 1857 क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था। दूसरा, पेशवा बाजीराव सेकंड के ये दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा आपको ध्यान रखना है, और जब ये युद्ध हार गए तो कहां चले गए थे? ये नेपाल भाग गए थे, यानी नेपाल चले गए थे बाद में ये। क्लियर है। और अगर आपसे नाना साहब का वास्तविक नाम पूछ लिया जाए, नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। दूसरा अगर आपसे पूछ ले, 1857 की जो क्रांति थी किस गवर्नर जनरल के समय पर हुई? तो किस गवर्नर जनरल के समय पर? लॉर्ड कैनिंग के समय पर यह हुई थी। और आपके मन में कंफ्यूजन उत्पन्न जरूर होगा कि लॉर्ड कैनिंग तो भारत के पहले वायसराय थे। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारत का पहला वायसराय इनको 1858 के अधिनियम से बनाया गया था। और ये क्रांति कब हुई थी? क्रांति हुई थी 1857 में। उस समय पर ये क्या थे? गवर्नर जनरल ही थे। ये भी आपको याद रखना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश पीएम थे पार्मस्टोन। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत में मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। ठीक है। बहादुर शाह जफर। जो ये 1857 की क्रांति है, 10 मई 1857 को स्टार्ट की गई थी। और कहां से? मेरठ से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। मेरठ से इसको स्टार्ट किया गया था। और जो विद्रोही थे वो दिल्ली में बहादुर शाह जफर से कब मिले? आपसे पूछा जा सकता है। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर से 11 मई 1857 को मुलाकात की थी। बहादुर शाह जफर से दिल्ली में मुलाकात की थी। आपसे पूछ ले कहां पर की थी मुलाकात? लाल किले में। लाल किले में मुलाकात की गई थी। क्लियर है। दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व के लिए इनके द्वारा कहने पर मान तो लिया कि वो दिल्ली से नेतृत्व करेंगे, लेकिन इनके सेनापति कौन थे? उनके सेनापति थे बख्त खान। प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व किया था बख्त खान ने दिल्ली से। और राजा कौन थे? राजा थे बहादुर शाह जफर। क्लियर है। दूसरा, बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? 1857 में अंग्रेजों ने इनको कहां से गिरफ्तार किया था? तो इनको गिरफ्तार किया गया था जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया गया था। क्लियर है। और हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? इनको रंगून म्यांमार में भेज दिया गया। और जो इनके बेटे थे, पुत्र थे, उन दोनों को, यानी जो इनके बेटे थे उनको गोली मार दी गई थी हडसन के द्वारा। और इनकी पत्नी और बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया? रंगून म्यांमार में भेज दिया गया था। और वहीं पर इनकी, बहादुर शाह जफर की 1962 में डेथ हो गई थी। कुंवर सिंह के बारे में याद रखना। जगदीशपुर, जो कि कहां पर है? बिहार से
इन्होंने नेतृत्व किया था, ये आप याद रखना। और कुंवर सिंह की बहादुरी की बात बताऊं, इस 1857 क्रांति का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यदि कोई थे तो वो बाबू कुंवर सिंह थे, जिन्होंने बिहार के जगदीशपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। और यदि इनकी एक बहादुरी का किस्सा और मैं आपसे डिस्कस करूं तो इनकी एक बांह में गोली लग गई थी और उसका जहर आगे तक ना फैले, इसके लिए इन्होंने अपनी तलवार निकालकर अपनी बांह काट के गंगा जी में बहा दी थी, ठीक है। और एक हाथ से युद्ध इन्होंने किया। दूसरा, हाँ, अजीमुल्ला खान के बारे में भी आप याद रखना। अजीमुल्ला खान ने फतेहपुर सीकरी, जी वही फतेहपुर सीकरी जिसको अकबर के द्वारा बसाया गया था, वहां से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? अजीमुल्ला खान के द्वारा नेतृत्व किया गया था। आगे चलते हैं। भारत के दक्षिण में स्थित दो पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। श्रीलंका भारत से पाक स्टेट या पाक जल संधि, या मैं आपसे बात करूं तो मन्नार की खाड़ी से पृथक होता है, मन्नार की खाड़ी से पृथक होता है। और यदि मैं मालदीव की बात करूं तो मालदीव की बात की जाए तो ये 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय भारत का, मिनिकॉय भारत और मालदीव को पृथक करता है। दूसरा, यदि आपसे पूछ लिया जाए एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश, एरिया में छोटा देश एशिया महाद्वीप का, ठीक है। और जनसंख्या में भी छोटा कौन सा है? तो जनसंख्या में भी छोटा देश कौन सा? एशिया महाद्वीप का मालदीव ही है, ये भी आप याद रखना। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत की जलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? तो भारत की जो जलीय सीमा है, यानी भारत की जो तट रेखा है, या इसी को हम तट रेखा बोलते हैं, यानी राज्यों के किनारों पर जो समुद्र है उसको तट रेखा कहा जाता है, ठीक है। कितने राज्य हैं? 9 राज्यों की तटरेखा है। आपसे पूछ ले सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, लंबी तटरेखा है। गुजरात के बाद अगर मैं बात करूं छोटी तटरेखा किस राज्य की है? गोवा की है। यदि ओवरऑल आपसे पूछ लिया जाए, जिसमें आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तब आपका राइट आंसर अंडमान निकोबार होगा, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी तटरेखा गुजरात से भी लंबी है, ये भी आप याद रखना। दूसरा मैं आपसे बात करूं, देखिए छोटी गोवा की हो गई, और गोवा के बारे में आप ध्यान रखना, गोवा की राजधानी पणजी है, ये भी आप ध्यान रखना। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो एक मिनट ध्यान दीजिए आप, अंडमान निकोबार की तटरेखा सबसे लंबी है, क्लियर है। जो जलीय सीमा की बात की जाए, भारत की तटरेखा की बात की जाए, टोटल कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर लगभग है। और यदि मुख्य भूमि की पूछ लें आपसे तो मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की लंबाई है, ठीक है, मुख्य भूमि की लंबाई। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है, ये भी आप याद रखना। दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के साथ सबसे लंबी भूरेखा, यानी भूमि के साथ बंधल रेखा कौन बनाता है, या भारत के साथ सबसे लंबी रेखा कौन सा देश बनाता है, तब आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर स्क्वायर की सीमा बनाता है, ये भी आप याद रखना। और अगर आपसे पूछ ले चाइना के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है,
चीन के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो वो बनाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और यदि आपसे पूछ ले म्यांमार के साथ कौन सा राज्य सबसे बड़ी सीमा बनाता, तो म्यांमार के साथ भी अरुणाचल प्रदेश ही सबसे लंबी सीमा मनाता है। ये भी आप याद रखना। 15,200 किलोमीटर स्क्वायर भारत की जो सीमा है भूमि वाली, उसकी लंबाई है। क्लियर है? तो आइए आगे चलते हैं। अब भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या यूरोप? देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती? अफ्रीका से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से भी गुजरती है, एशिया से गुजरती है, लेकिन यूरोप से होकर नहीं गुजरती। क्लियर है? भूमध्य रेखा की बात की जाए, भूमध्य रेखा, इसको कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा से हमारा भारत कितनी दूर है? भूमध्य रेखा से हमारा भारत 876.6 किलोमीटर, 876 किलोमीटर की दूरी पर हमारा भारत भूमध्य रेखा से है। ये भी आपको याद रखना। दूसरा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है। क्लियर है? आगे जब हमने इसके बारे में जाना, तो अब कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे हम। कर्क रेखा, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ये आप याद रखना, माही नदी 2 बार काटती है। भारत के कितने राज्यों से? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और आपसे पूछ ले कौन कौन से महाद्वीप से होकर ये गुजरती है? तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, यानी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उससे, उसके बाद अफ्रीका, एंड अफ्रीका के बाद कहाँ जाती है ये? अफ्रीका के बाद एशिया में जाती है। अगर आपसे पूछे मकर रेखा के बारे में, तो मकर रेखा, मकर रेखा साउथ अमेरिका महाद्वीप में, उसके बाद अफ्रीका में, अफ्रीका में, एंड उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो ये कहाँ जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से इन महाद्वीपों में ये जाती हैं। और मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ये भी आप याद रखना। और कर्क रेखा की अगर बात करें हम, तो ये 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। दक्षिणी अक्षांश रेखा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 18वीं से 19वीं सदी में बंगाल में फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी। ठीक है? बंगाल में ही कौन सा विद्रोह हुआ था? एक सन्यासी विद्रोह बंगाल में ही हुआ था। क्लियर है? सन्यासी विद्रोह कहां पर हुआ था? बंगाल में ही हुआ था। दूसरा आपको याद रखना है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमको आनंद मठ से प्राप्त होती है। आनंद मठ से प्राप्त होती है। और ये आनंद मठ किसके द्वारा रचित है? तो ये आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। दूसरा आपको याद रखना है, इसी आनंद मठ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। वंदे मातरम यहीं से लिया गया है। और यदि आपसे पूछ ले वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में, 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जो कि कहां पर? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। रहीमतुल्लाह
सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और यदि आपसे पूछ ले गाया किसने था, तो ये गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर है? चलिए बिरसा मुंडा के बारे में बात करूं। मुंडा विद्रोह से इनका संबंध है। मुंडा विद्रोह के प्रणेता कौन थे? बिरसा मुंडा। और दूसरा, इनके जन्म दिवस के बारे में याद रखना। बिरसा मुंडा का 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बख्शी जगबंधु की बात की जाए तो बख्शी जगबंधु का संबंध पाइका विद्रोह से है। पाइका विद्रोह से बख्शी जगबंधु का संबंध है। आगे अगर मैं सिद्धू कान्हू की बात करूं, संथाल विद्रोह का संबंध किससे है? तो संथाल विद्रोह का संबंध भी सिद्धू कान्हू से ही है। ये भी आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड या गति को मापने की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, अर्थात एक सेकंड में कंप्यूटर द्वारा 1,00,000 गणना, ठीक है, 1,00,000 गणना या इसके द्वारा किए गए काम को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। क्लियर है? एक सेकंड में की गई 1,00,000 गणनाओं के अनुसार इसको ज्ञात किया जाता है। दूसरा आप याद रखना, कंप्यूटर में स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। 8 बिट को मिलाकर क्या बनता है? 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। एक बाइट बनता है। और 1024 बाइट को मिलाकर एक केबी बनता है, 1 किलोवाट बनता है, किलोबाइट बनता है। और 1024 किलोबाइट को मिलाकर एक एमबी बनता है। और 1024 एमबी को मिलाकर 1 जीबी बनता है। ये वही 1 जीबी है जो आप अपने फोन में नेट का इस्तेमाल करते हैं। 1 जीबी या 1.5 जीबी। क्लियर है? चलिए देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट्स पर इंच इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियर? डॉट्स पर इंच। पिक्सल पर इंच किसकी फुल फॉर्म होती है? पीपीआई की फुल फॉर्म होती है। क्लियर है? आगे मैं बात करूं रैम और रोम की। ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? रोम रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बुलाता है। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और आपको याद रखना है, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और जो मनी बिल होते हैं, मनी बिल को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है? लोकसभा में ही पेश किया